अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जान अमल का पार्ट नंबर 57 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक आपा को शादाब की तमाम बातें और हरकतें बता दी। फिर पूछा, आपा ये हमाद इतना नर्व कैसे हो गया? आपकी सुलह कब हुई? सुलह तो इन दोनों भाइयों में बहुत पहले ही हो चुकी थी। जब शादाब ने अपने कंधे से बंदूक उतारकर हाथ में किताब पकड़ी थी, तब बाहर ही बाहर भाई से सुलह भी कर ली, लेकिन मेरी हफ्की के हरार से मुझे ना बताया, वरना वो दोनों भाई आपस में खूब मिलते रहते थे। इसलिए तो शादाब ने कहा था कि वो हमाद से जमीनों और बागों में से हिस्सा नहीं लेगा। मुझे तो अब पता चला इस सुलह का। जब शादाब शहीद हुआ तो मैयत मेरे भाई की बजाय हमाद ने वसूल की और फिर मेरे पास आया, मेरे पाँव पकड़ कर माफी मांगी, बहुत रोया और कहा, माँ मेरे साथ घर चलो। शादाब नहीं रहा तो क्या, अब मैं तुम्हारा बेटा हूँ और शादाब की तदफीन की तमाम रस्में उसके अपने बाप के घर अदा होंगी। वो मेरा बेटा था, मगर मैं ना ठीक भाई बन सका और ना ही बाप। यूं मैं उसके साथ चली आई। इनकार करती भी तो कैसे? कश्मीर के महाज से शदीद जख्मी हालत में शादाब ने पैगाम दिया था कि उसकी मेरी उसके भाई के सुपुर्द की जाए, और अब मैं भी यही हूँ। वो चुप हो गई। आपके साथ अब हमाद खान का रवैया? मैंने पूछा, इस ख्याल से कि अगर ठीक ना हुआ तो मैं रकीया आपा को भी फवाद के साथ कनाडा ले जाऊंगी कि शादाब के बाद अब वो मेरी जिम्मेदारी थी। सगे बेटे से भी ज्यादा अच्छा, हर बात हर काम मुझसे पूछ कर करता है। बीवी उसकी मेरी बहुत खिदमत करती है। हमाद बार बार पिछली गलतियों की माफी मांगता है, और जवाद वो फवाद को छोटा भाई ही समझता है, लेकिन वो नहीं रहा, मेरे जिगर का टुकड़ा। काश ये सब कुछ उसकी जिंदगी में होता। आपा रो पड़ी। अचानक हमाद की बीवी अंदर दाखिल हुई और रुकैया से पश्तो में बात करने लगी। थोड़ी देर बाद वो चली गई तो रुकैया ने कहा, देखो अभी कल की बात लगती है और अब 40 दिन पूरे हो जाएंगे। कल चेहलम है शादाब का। उनकी आंखें फिर छलक पड़ी। फिर उन्होंने फवाद से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? जवाद लाला बाबा जान के साथ किसी जनाजे में शिरकत के लिए सुबह ही मर्दान चले गए थे और अभी तक नहीं आए। हाँ याद आया, हमारे दोस्त का बेटा फोत हो गया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मीना से मिली हो? जी हाँ, सबसे पहले मैं इससे ही मिली थी, मीना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। फिर मुझे मुखातब करते हुए बोली, मैं आपकी ये गलत फहमी दूर करने आई थी कि फुफ्फो को आपके और शादाब के बारे में मैंने नहीं किसी और ने बताया है। फिर वो जिस तरह अचानक आई थी इसी तरह चली गई। और फवाद ने रकिया आपा से कहा, दादी जी मम के साथ मीना आंटी ने बड़ी बदतमीजी की है। वाकई? रकिया ने मुझे देखा, फिर कहा, हम सब अपनी अपनी जगह हक पर हैं। वो भी सच्ची है। जो जिंदगी उसने 7 साल शादाब के साथ बसर की है, उसकी वजह से उसका रवैया भी कुछ गलत नहीं था, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आपा ने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा आपा, मैं उसकी कैफियत समझती हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे कि अचानक मुलाजमा ने हमाद के आने की इतला की और मुझसे कहा, वो आपको बुला रहे हैं। मैंने रकिया आपा को देखा तो वो बोली, वो सब कुछ जानता है। शादाब ने सिर्फ मुझसे ही छुपाया था इस बात को, भाई को तो उसने सब कुछ बता रखा है। तुम जाओ। आइए मम। फवाद ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं दर्द में डूबी तवील सांस लेकर उठ गई। मैं फवाद के साथ कमरे से बाहर आई तो सामने से एक 23-24 साल का लड़का तेजी से आते हुए हमें देखकर रुक गया। करीब आने पर उसने मुझे बड़े अदब से सलाम किया तो फवाद ने कहा, मम ये जवाद लाला है। मैंने सलाम का जवाब देते हुए उसको देखा। वो बहुत गौर से मुझे देख रहा था। मुझसे निगाहें मिलते ही वो फवाद को देखते हुए बोला, तुम्हारा निशाना अब कैसा है फवाद थाना? लाला अभी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सका, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, फवाद ने कहा। फिर हम आगे बढ़े तो जवाद ने ज़ेरे लब कहा, अच्छा तो ये थी मेरे चचा का सुकून बर्बाद करने वाली। चलते चलते मुझे यूं लगा जैसे अचानक पाँव मन भारी हो गए हों, मगर मैं रुकी नहीं। फवाद ने भी शायद जवाद का ये जुमला सुन लिया था। फिर मेरा हाथ आहिस्ता से दबाते हुए बोला, मम इन्होंने ऐसा पप्पा की वजह से कहा। पप्पा बहुत परेशान रहते थे ना आपकी वजह से, कभी एक पल भी खुलकर ना मुस्कुरा सके। बहुत मोहब्बत थी उनको आपसे, बहुत याद करते थे वो आपको, बल्कि वो सारा वक्त मुझसे आप ही की बातें करते थे। इतने में हमाद का कमरा आ गया। फवाद मेरे साथ कमरे में दाखिल हुआ तो खुले दरीचे के करीब एक शख्स खड़ा था, लेकिन वो हमारी बजाय बाहर बाग में देखते हुए न जाने क्या सोच रहा था। फवाद ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा मम आई हैं। वो एकदम मुड़ा और मेरी तरफ देखने के बजाय फवाद से कहा,
बेटा अब जरा देर को बाहर जाएंगे। छोड़ो बाबा जान, फवाद ने कहा और मुझे देखे बगैर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हमाद ने एक नज़र आयशा पर डाली और दिल में सोचा, शादाब का इंतहाब गलत तो नहीं था। अचानक वो लम्हा उनकी आंखों के सामने आ गए जब वो फवाद की छठी सालगिरह पर बगैर इतलाक के जवाद के साथ लेकर कराची गए थे। वो घर में दाखिल हुए तो मीना चीख चीख कर बोल रही थी, जबकि फवाद सहमा हुआ शादाब के साथ लगा हुआ था, जो यूं महवियत से केक पर मोमबत्ती लगा रहा था जैसे कानों में आवाज ना आ रही हो। जबकि मीना कह रही थी, तुम ये ज्यादती मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम फवाद को मुझसे छीन नहीं सकते। जलील इंसान, मैं तुम्हें उससे फवाद को जुदा करने की इजाजत नहीं दे सकती, तुम सुनते हो। उसने कानों में रुई ठोंसे खड़े शादाब को झंझोर डाला तो मोमबत्ती लगाते हुए शादाब ने एक नजर उसको देखा। सीधे होते हुए बोला, फवाद पहले कब तुम्हारे पास था जो अब तुम्हें उसके दूर जाने की फिक्र है। और सुनो, बहुत बार तनबीह कर चुका हूँ, दूर रह कर बात किया करो। जंगली की तरह नोचने लगती हो मुझे, हाथ लगाकर बात ना किया करो। क्या तुम नहीं जानती मुझ पर तुम्हारा इस किस्म का कोई हक नहीं। मुझे तुम्हें हाथ लगाने का शौक नहीं। जलील कर्नल, और फवाद मेरे पास था या नहीं मैं इस बात को नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, ये आयशा के पास नहीं जाएगा। सुना तुमने कमीने कर्नल, ये आयशा के पास जरूर जाएगा। बच्चे पर तुम्हारा कानूनी और शरई हक सिर्फ 7 वर्ष तक का था। ये बात तुमने खुद मुझसे कही थी उस वक्त जब मैं फवाद को आयशा के पास भेजने की बात की थी। और आज फवाद की छठी सालगिरह है, कल वो 7वें में लग जाएगा और उसके तमाम कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। अगले हफ्ते वो कनाडा हर सूरत में चला जाएगा। मेरी जिंदगी में ये नहीं हो सकता। मीना चीही, तो ठीक है, खुदकुशी कर लो, कोई मना नहीं करेगा। फवाद को हर हाल में उसके पास जाना है, वही माँ है उसकी। शादाब ने 2 टोक लहजे में कहा, लेकिन अभी ये पूरे 7 वर्ष का नहीं हुआ, अभी कल 7वां वर्ष शुरू होगा। 1 वर्ष मेरे पास रहने का हक है। फवाद को तुम 1 वर्ष पहले मुझसे जुदा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शादाब जवाब में कुछ कहना नहीं चाहता था कि हैरान खड़े हमाद और जवाद पर नजर पड़ गई। लाला आप। शादाब तेजी से उनकी तरफ आया और मीना अंदर भाग गई। हमाद ने भागा और बाइक को देखा मगर कुछ पूछा नहीं क्योंकि जवाद साथ था। मीना उनको सलाम करने भी नहीं आई थी। सालगिरह का केक मीना के बगैर काटा गया और केक कटते देखते ही जवाद ने फवाद का हाथ पकड़ते हुए मोहब्बत से कहा, अब फवाद खाना आज क्लिफ्टन चलते हैं, हम सब चलते हैं, खाना भी बाहर खाएंगे। शादाब ने हमाद को देखते हुए कहा, शादाब सिर्फ फवाद और जवाद को जाने दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहते हुए हमाद ने जवाद को जाने की इजाजत दे दी। उनके जाते ही शादाब के साथ टीवी लॉन्च में बैठते हुए उन्होंने पूछा, क्या बात है शादाब, जो मीना यूं ची रही थी। हमारे खानदान की औरतें अपने मर्द की तरफ देखने की जरूरत नहीं करती, जबकि मीना नहायत बदतमीजी से तुमसे मुखातब थी। शादाब ने उनकी बात सुनकर निगाहें झुकाकर कहा, कुछ नहीं लाला, बस वो बदतमीज है। लेकिन क्यों? हमाद ने यकीन न किया। छोड़े लाला, आप भाभी की सुनाएं और पलवशा कैसी है। शादाब ने एक बार फिर उनको टालना चाहा। वो सब हैरियत से हैं, हमाद ने कहा। फिर आहिस्तगी से पूछा, ये आयशा कौन है? शादाब ने चौंक कर उनको देखा और समझ गया वो मीना की तमाम बकवास सुन चुके थे, लेकिन वो चुप रहा। कहता भी तो क्या उनसे आयशा के बारे में। उसको खामोश देकर हमाद ने उठकर शादाब के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, शादाब, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, तुम शायद मुझ पर एतबार नहीं करते, हालांकि मैं अब तुम्हें जवाब से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। गोगे शुरू में तुम्हारी तरफ से सुलह होने के बावजूद मैं तुम पर एतबार ना कर सका कि कहीं ये सुलह भी तुम्हारी कोई चाल ना हो, लेकिन अब तुम्हें भाई ही नहीं बेटा भी समझता हूँ। मुझे बताओ आयशा कौन है, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। भाई की हमदर्दी पाकर शादाब जब्त का दामन छोड़ बैठा और वो बात जो वो माँ से भी ना कह सका हमाद से कह दी और हमाद के कांधे से लगकर सिसक पड़ा। लाला, वो वही हस्ती है जो मुझे तबाही और बर्बादी के रास्ते से दूर ले गई, वो जिसने हर लम्हा मेरी इस्लाह की। लाला, वो वही थी जिसे मिलने का आपको भी बहुत इश्तियाक था। लाला, आयशा, आयशा मेरी जिंदगी थी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ वही तो थी। लाला, सिर्फ वही। क्या वो मर गई? हमाद पूरी बात सुने बगैर बोले, नहीं लाला, खुदा ना करे, वो मुझे छोड़कर कनाडा चली गई और उसके बगैर मेरी ये जिंदगी बेकार है लाला। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मगर रहने पर मजबूर कर दिया गया हूँ। वो बच्चा बनकर भाई को दिल का हाल सुना रहा था। मगर वो क्यों तुम्हें छोड़कर चली गई? हमाद ने प्यार से भाई को देखते हुए पूछा।
लाला, वो मुझसे 15 बरस बड़ी थी और इसी बात पर उसको एतराज था। 15 बरस बड़ी थी? हमाद ने हैरान होकर पूछा। हाँ लाला, लेकिन लगती बिल्कुल भी नहीं थी। लगती तो मेरे बराबर की थी, शादाब ने जल्दी से कहा। तो बाइक की कैफियत देखकर हमाद बेसाहता हंस पड़े। फिर कहा, तुमने ये बात पहले क्यों ना मुझे बताई? कैसे बताता लाला, जबकि वो रजामंद ही नहीं थी। भाई, तुम मुझे बताते, मैं खुद उसको रजामंद कर लेता। वैसे ये बताओ, क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती थी? मोहब्बत? शादाब खो गया। बेसाहता वो लम्हे याद आए जब वो मीना को मैस छोड़कर उसके पास गया था। तब जब अचानक आयशा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था, शादाब, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है। ये अलग बात है कि वो तुम्हारे लिए दुख बन गई, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसलिए तुमसे शादी ना की। बच्चे के बगैर मैं बहुत तड़पी हूँ शादाब, और मैं नहीं चाहती थी तुम भी उसी महरूमी का शिकार बनो। वो और भी बहुत कुछ कहती रही थी, लेकिन शादाब तो उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ पहली बार उसे वो मोहब्बत मचलती नजर आई थी जो उसके अपने वजूद में आकाश बैल की तरह फैल गई थी। शादाब का दिल तड़पा कि वो आयशा से कहे, इस वक्त जब उसको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, अब तो अपनी मोहब्बत का इकरार करती जाए। लेकिन वो चुप रहा और आयशा चली गई। तुमने बताया नहीं शादाब, क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती थी? हमान ने उसको खामोश पाकर दोबारा पूछा। पहले नहीं लाला, मगर हाँ, आखिर में उसको भी मुझसे मोहब्बत हो गई थी। फिर तुमने उसके साथ शादी क्यों ना कर ली? तब मैं मीना से शादी कर चुका था। तो क्या हुआ? दूसरी शादी हमारे यहाँ मायूब तो नहीं? शादाब चुप रहा, जबकि हमाद ने कहा, ये मीना क्यों शो कर रही थी? लाला, मैं आयशा के पास फवाद को कनाडा भेज रहा हूँ। क्यों? हमाद ने ताजुब से पूछा। वो बहुत अकेली है लाला, कहकर शादाब ने उनको आयशा के बारे में सब कुछ बता दिया। हमाद सारी बात सुनकर बहुत देर तक सोचते रहे, फिर शादाब को बगौर देखते हुए बोले, फवाद कनाडा नहीं जाएगा। प्लीज लाला, फवाद इस दुनिया में आया ही उसकी वजह से है, उसकी खातिर है। सुनो शादाब, फवाद उसके पास कनाडा नहीं जाएगा, बल्कि मैं खुद जाऊंगा। हमाद खान ने न जाने क्या सोचकर कहा, आप लाला? शादाब ने कुछ न समझते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं मामू लोगों की वजह से उनकी बातों में आकर तुम्हें और माँ जी को घर से ना निकालता, तो आज तुम यूं खुशियों से महरूम ना होते। अब मैं तुम्हारी ये दूसरी शादी खुद अपने हाथों से कराऊंगा। वो कैसे लाला? शादाब हैरान से बाई को देख रहा था। वो ऐसे कि तुम अब भी फोन करके अपने चंद दोस्तों को बुलाओ और साथ ही जुन्नर के काजी को भी फोन कर दो। यहाँ अभी तुम्हारा निकाह होगा। आयशा के बगैर लाला? शादाब अभी तक हैरान था। हाँ, आयशा के बगैर आधा निकाह अभी होगा, फिर इस आधे निकाह वाले कागजात लेकर मैं खुद कनाडा जाऊंगा और आयशा से निकाहनामे पर दस्तखत करवा कर उसको तुम्हारी दुल्हन की शक्ल में वापस लाऊंगा। हमाद ने अपना पूरा प्रोग्राम भाई को बताया तो शादाब का चेहरा खिल उठा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है लाला? उसने बेयकीनी से भाई के चेहरे को देखा। हो सकता नहीं, अभी होगा। चलो उठो, तुम जल्दी से फोन करो, हमाद ने कहा। तो शादाब फौरन उठ गया। फिर आधे घंटे से भी पहले शादाब के दोस्त बामा काजी पहुंच गए। तब अचानक मीना को पता चला तो उसने घर सर पर उठा लिया। उसने हमाद और शादाब के दोस्तों की भी परवाह न की। हमाद ने शादाब की तरफ देखा और शादाब को बाजू से पकड़कर उसके कमरे में ले गए तो हमाद भी उसके पीछे पीछे चला आया। तुम जलील इंसान, मेरी इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकते। वो बदतमीजी से शादाब से मुखातब थी। शादाब हमेशा उसकी बकवास तहम्मुल से पी जाता था, मगर हमाद खान ये बदतमीजी बर्दाश्त ना कर सके। तलख लहजे में बोले, हमारे खानदान या इलाके में क्या दूसरी शादी बीवी की इजाजत से कभी हुई है? और तुम जरा अपना रवैया भी देखो। नहीं हुई तो अब होगी। आपने देखा, मेरे अब्बा को मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी। मीना ने बाप का हवाला देना चाहा, मगर हमाद ने उसकी बात पूरी ना करने दी। वो तुम्हारे बाबा थे जिनमें जुर्रत की कमी थी। वो तो अपनी बहन का हिस्सा लेने के वास्ते एक जिरगा भी ना बुला सके। और ये हक गजब किसने कर रखा था? मीना ने बदतमीजी से पूछा। मीना, बकवास बंद करो, शादाब ने गुस्से से उसको घूरा। नहीं शादाब, तुम नहीं जानते, ये तुम्हारा भाई नहीं दुश्मन है। ये हमारा घर बर्बाद करना चाहता है। मीना ने अपनी तरफ से शादाब को समझाने की कोशिश की। शट अप, शादाब ने कहा। हमाद बोले, देखो मीना, तुम्हें ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारे हकूक मिलते रहेंगे। ये शादी शादाब की खुशी है और ये जरूर होगी। मेरे हकूक? मीना ने नफरत से कहा। अब तक तो अदा नहीं हुए। क्या मतलब? हमाद, जो कुछ भी ना जानते थे, हैरान होकर पूछने लगे। मतलब
मीना हिचकिचाई, फिर कह दिया, शादी से पहले मैं उनके लिए हलाल थी, जो फवाद का तोहफा बख्श दिया, शादी के बाद उनके लिए हराम। मीना सच कह रही है। शादाब शादाब चुप रहा। कहता भी तो क्या, आयशा से इंतकाम लेने के लिए वो आवारा हो गया था, औरत का एहतराम भूल गया था, जो उनके इलाके और खास करके उनके अपने खानदान का वतीरा है। मीना उनको वार्निंग देती अपने कमरे में चली गई तो हमाद ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था शादाब। एक औरत जिसे तुम काजी के सामने इकरार करके अपने निकाह में लाते हो, इसके हकूक अदा ना करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मीना के हकूक, सॉरी, अब आयशा से शादी के बाद मैं मीना को भी उसके अजवाजी हकूक दे दूंगा, लेकिन उससे पहले यह नामुमकिन है। शादाब ने आहिस्ता से कहा, ओके अब आओ। हमाद ने कहा और दोनों ड्राइंग रूम में चले आए। जवाद वापस आया तो काजी रुखसत हो रहा था और शादाब आपके दोनों दोस्त भी। जवाद ने बाप से पूछा, बाबा ये सब क्या है? तुम्हारे चचा ने दूसरी शादी की है, इतनी सादगी से, और चची जान कहाँ है? जवाद ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। कनाडा, हमाद ने कहा और शादाब को देखकर मुस्कुरा दिए। क्या मतलब? शादी यहाँ अब हुई है और चची कनाडा में है, समझा नहीं? जवाद बाप से पूछ रहा था, जबकि फवाद हैरान सा शादाब को देख रहा था। फिर अचानक वो शादाब के करीब बैठते हुए सरगोशी में बोला, पप्पा, कनाडा में तो मम रहती है, कि आप उनसे शादी कर रहे हैं? जवाब में शादाब ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया, जबकि हमाद हाँ जवाब से कह रहे थे, बेटा अभी सिर्फ आधी शादी हुई है, बाकी आधी बहुत जल्द मेरे कनाडा जाने पर होगी। मगर वो कनाडा ना जा सके। शिकार खेलते हुए जवाद की बंदूक की गोली से एक आदमी हलाक हो गया, जिसकी वजह से हमाद जिड्कू के चक्कर में फंस गए और बाद में शादाब कश्मीर के महाज पर पोस्टिंग होने पर उनसे मिला तो हमाद ने कहा, बस यार अब फैसला होने वाला है, फैसला होते ही मैं कनाडा रवाना हो जाऊंगा। तब शादाब ने दूसरी कई बातों के अलावा ये भी कहा था, लाला फवाद को साथ लेकर जाइएगा, वरना शायद वो इनकार कर दे। ऐसा नहीं होगा, मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। हमाद हाँ ने कहा तो शादाब मुस्कुराता हुआ उनसे रुखसत हो गया, लेकिन कबल इसके कि वो अपना वादा पूरा करते कि कनाडा जाते, शादाब खुद ही दुनिया से चला गया था। प्लीज आप बैठिए, हमाद ने हयालू की दुनिया से बाहर आते हुए कहा, और मैं जो कब से खड़ी उनके बोलने की मुंतजिर थी बैठ गई। अच्छा किया जो आप खुद आ गए, वरना कल शादाब के चहलम से फारो होकर मेरा कनाडा जाने का प्रोग्राम था, कि वादा किया था मैंने शादाब से, जो मुझे हर हाल में पूरा करना था। हमाद खान ने खुद मेरे सामने बैठते हुए बात शुरू की। मैंने नहीं पूछा कि वो वादा क्या था, सिर्फ इतना कहा, मुझे तो मीना का हाथ मिला था। इसके बाद मैंने कहा, वहाँ कैसे रुक सकती थी? और क्या मीना ने आपको खत लिखा था? वो हैरान को पूछने लगा। जी, शादाब की शहादत का लिखा था। अच्छा, तो फिर आपने आने से पहले इतला क्यों नहीं की? कोई आपको रिसीव करने आ जाता। बस ख्याल ना रहा, जिसकी वजह से काफी परेशानी भी उठानी पड़ी। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर हमाद ने कहा, शादाब ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं चुप रही, बोलती भी तो क्या। हमाद ने ही फिर कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जाने के बाद वो हमेशा डिस्टर्ब रहा। वो मुझसे 15 बरस छोटा था, बिल्लाहर मुझे कहना पड़ा। और फिर यहाँ मेरी एक हैसियत थी, इज्जत थी। लोग क्या कहते कि मैंने अपने से 15 बरस छोटे लड़के को। इस दुनिया में रहते हुए दुनियादारी का ख्याल तो करना ही पड़ता है। फिर मेरी उसमें दिलचस्पी सिर्फ रकीया आपा की वजह से थी, और शादाब गलतफहमी का शिकार हो गया। वो हर फर्क भूल गया था, मगर मुझे तो ख्याल करना ही था। ये तो कोई खास बात नहीं, हम मुसलमान हैं और हमारे मजहब में इसकी जिंदा और वाज़िह मिसाल मौजूद है। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी, मैं इसके सिवा कुछ ना कह सकी। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए रहनुमाई है। उनकी हयात तैयबा हमारे लिए मिशल राह है। हमें हर फैसला करने से पहले अपने मजहब को पढ़ना चाहिए। हमादान कह रहा था और मैं हैरत से उसको देखते हुए सोच रही थी कि ये अगर इतना ही मजहब का ख्याल रखता है तो फिर खुद क्यों ना मजहब से रहनुमाई हासिल की। अगर हमाद शादाब को जायदाद और बागात से हिस्सा देने से इनकार ना करता तो शादाब मेरी जिंदगी में ना आता। आप सोच रही होंगी, अगर मैं ऐसा ही दीन व दुनिया का ख्याल रखने वाला था तो फिर शादाब को हिस्सा देने से इनकार क्यों किया? तब मैं जवान था, गर्म खून था, और फिर मेरे मामू का ख्याल था कि सारी जायदाद पर मेरा हक है। उन्होंने ये बात शायद इसलिए कही थी कि मामू की बेटी ही मेरी बीवी थी, और मैं उनकी बातों में आ गया। दरअसल हमारे यहाँ ये मसला है, जो पार्टी ताकतवर होती है वो अपने से छोटी पार्टी को दबा लेती है।
جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کمزور یا تو اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر قتل و غارت کے طویل سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ شاداب چونکہ ابھی چھوٹا تھا اس لیے ماموں کا خیال تھا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باقی رہی جرگہ بلانے کی بات، تو جب وہ جرگہ بلائیں گے تب دیکھی جائے گی، اور میں ان کی یہ بات مان گیا کہ وہ میرے ماموں تھے، میری بلائی ہی چاہتے تھے۔ تب یہ بات مجھے معلوم نہ تھی کہ ماموں نے شاداب کے نانا اور ماموں کو پیغام بھیج رکھا ہے کہ اگر جرگہ بلانے کی کوشش کی تو اپنے خاندان کا خاتمہ یقینی سمجھ لینا۔ یہی بات تھی کہ شاداب کے ماموں اور نانا کبھی جرگہ نہ بلا سکے۔ تاہم شاداب جس کے بارے میں یہ خیال تھا، ارے آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ حماد نے اچانک رک کر پوچھا۔ جی نہیں، آپ سنائیں۔ اصل میں آپ کو یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم خود کچھ نہیں کرتے، لوگ اپنی مرضی اور مطلب کا فیصلہ ہم سے کروا لیتے ہیں، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ہاں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شاداب جس کے بارے میں ماموں کا خیال تھا کہ کچھ نہ کر سکے گا، وہ میرے خون کا پیاسا بن گیا اور آنے والے کے ساتھ مجھے پیغام بھیجتا کہ میں اس کے ہاتھوں بچ نہ سکوں گا، جبکہ بلکہ جواب بھی۔ میں نے یہ بات ماموں سے کی تو وہ بولے، اپنی حفاظت کا انتظام کر کے باہر نکلا کرو، ابھی ہم شاداب کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی اس کو مارنے کی صورت میں سارا الزام تم پر آئے گا، مگر وہ 2-3 سال تک یعنی جب تک پورا جوان ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، پھر کوئی ہم پر شک نہ کر سکے گا۔ اگر ہم شاداب کو قتل کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر دیتے، پھر میں خود ساری بات سنبھال لوں گا۔ فی الحال صبر کرو اور اپنی حفاظت کا خیال رکھو، آخر آدمیوں کی تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ میں شاداب کی فوری موت چاہتا تھا اور قتل کے حق میں تھا، لیکن ماموں نہ مانے اور مجھے صبر کرنا پڑا، اور جب شاداب نے صلح کر لی تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ شاداب نے کہا تھا اس کو جائیداد کی ضرورت نہیں، باغوں کی بھی ضرورت نہیں۔ تب اس کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا تھا، لیکن اب وقت گزر جاتا ہے ہمارے ہاتھوں میں تجزیہ نامہ تھما کر کہ دیکھو تم نے کون سے فیصلے اچھے یا برے کیے، اور اب میں کیے گئے فیصلوں کا تجزیہ کرتا ہوں تو دل پر منو بوجھ آ پڑتا ہے، گو کہ یہ فیصلے مجھ سے میرے ماموں نے کروائے۔ لیکن حماد کھڑا ہو گیا، لیکن میں جوان تھا، سمجھدار تھا، خود اپنے فیصلے کر سکتا تھا، مگر افسوس میں نے ایسا نہ کیا، اور وہ میرا بھائی جو میرے بیٹے جیسا تھا، باپ کے بعد وہ میری ذمہ داری تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، اور وہ میرا پیارا بھائی، میرا بیٹا ایک تڑپتی سسکتی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حماد چپ ہوا تو میں نے بامشکل اپنے آنسو ضبط کیے۔ حماد نے بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، میں اس کی زندگی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، اگر جائیداد اور باغات میں سے حصہ دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، اگر اس کی ٹوٹی ہوئی خوشیاں اس کو واپس دینے کا فیصلہ کیا تو وعدہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ خود روٹھ گیا، لیکن اپنا وعدہ ہر حال میں مجھے پورا کرنا ہے۔ اچھا ہوا آپ کو مینا نے خط لکھ دیا، ورنہ مجھے آپ کو لینا جانا ہی تھا کہ کفارے کے طور پر پہلے میں نے یہ کیا کہ جو حق، محبت اور توجہ میں خود شاداب کو نہ دے سکا، وہ محبت اور توجہ فواد کو جواد دے رہا ہے۔ میں نے جواد کے دل میں فواد کے لیے سگے بھائی جیسی محبت پیدا کی ہے، اور زمین، جائیداد، باغات سب کچھ آدھا آدھا ان دونوں کے نام کر دیا ہے، اور جواد سے کہا ہے کہ وہ فواد کو ہمیشہ چھوٹے بھائی ہی سمجھے۔ دوسرا، میں نے آپ کے بارے میں شاداب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شادی آپ سے کراؤں گا، اور اب یہ وعدہ پورا کرنے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جی؟ میں نے حیرانی سے خود کو دیکھا کہ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، وہ شاداب کی شہادت کے بعد مجھ سے اس کی شادی کر رہا تھا، مگر حماد خان میری حیرانی سے بے خبر اپنے کمرے میں رکھی بڑی سی آہنی سیف کھولنے میں مصروف تھا۔ سیف بند کیے بعد وہ میری طرف آئے اور ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اس میں آپ کی امانت بھی ہے اور میرا وعدہ بھی شاداب کے آدھے نکاح نامے کی صورت میں موجود ہے، اس پر اپنے دستخط کر کے اس کو پورا کیجیے گا، تاکہ بعد میں آپ کی طرف سے گواہ کے طور پر میں اپنے دستخط کر کے اپنا شاداب سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں، اور پھر آپ اس حویلی میں شاداب کی بیوی کی حیثیت سے بلکہ اس حویلی کی چھوٹی بہو کے طور پر اپنی آئندہ زندگی پوری عزت و آبرو کے ساتھ گزار سکیں گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پریشانی سے کہا، اور لفافہ اس کے ہاتھ میں ہیرا نے دیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہاں نہیں رک سکتی، کسی بھی حوالے سے مجھے ہر حال میں کینیڈا واپس جانا ہے۔ مینا نے لکھا تھا وہ فواد کو رکھنا نہیں چاہتی، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا، مطلب یہ کہ میں فواد کو لینے آئی تھی، اگر مجھے وہاں پر یہ پتہ چل جاتا کہ فواد کو آپ نے رکھ لیا ہے تو میں یہاں کبھی